चलो अब चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर के एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। मैं हूँ मॉड्यूल में पेज नंबर 46 में, जहाँ पर हम चूज द करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलो अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलो चूज द करेक्ट आंसर में द फर्स्ट वन इज पॉइंट इलास्टिसिटी फर्स्ट प्रोनाउंस्ड क्लियरली बाय मार्शल। मेरा रिकमेंडेशन है कि बिफोर यू कम टू अटेंड दिस सेशन पहले आप एक बार मॉड्यूल थॉरली पढ़ लीजिए। ओके। दूसरा है लग्जरी गुड्स हैव हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, दे आर एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव, whereas necessity goods are extremely price insensitive. अब चलते हैं थर्ड में। the demand for salt is inelastic. अब यहाँ पर demand for salt is inelastic because as such इसे कोई substitutes नहीं है, लो प्राइस की वजह से नहीं, और एब्सेंस ऑफ इट मेक्स फूड टेस्टलेस। एक्चुअली आई विल गो फॉर दिस क्योंकि ये इस वजह से नेसेसिटी गुड्स भी है। तो यहाँ पर टेक्निकली बी और सी दोनों करेक्ट नज़र आ रहा है। डोंट वरी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलो फोर्थ, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक। सो प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा इलास्टिक क्यों होंगी? जब ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बनाने वाले आप अकेले मार्केट में, इफ़ यू आर अ मोनोपोलिस्ट, तो आप मन चाहे प्राइस चार्ज कर सकते हैं एंड बायर्स वोंट हैव एन ऑप्शन। तो आपका प्रोडक्ट इलास्टिसिटी वाइज इनसेंसिटिव होगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट को बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म में भी होता है कि जैसे प्रोडक्ट्स बेचने वाले बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, तो उस समय आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने की वजह से प्राइस सेंसिटिव होता है। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बर्गर का इनिशियल प्राइस था 12 रुपीज़ और नया प्राइस है 20 रुपीज़, जिसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो घट रही है 300 रुपीज़ से 300 यूनिट्स से 200 यूनिट्स। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? द फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। सो डेल्टा क्यू यानी कि क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है 100 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड जो है 300। रादर टेक्निकली ये डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि आपकी क्वांटिटी जो है वो घट रही है। लेकिन फिलहाल जब मैं ऑप्शंस में देख रही हूँ देर आर नो साइंस रिटर्न, कोई साइन नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा, तो मैंने भी नहीं लिखा, सिर्फ चेंज ही कंसिडर किया। ओके, इनटू नया प्राइस आपका है 20 और पुराना था 12, तो चेंज इन प्राइस है 8 एंड P इज नथिंग बट ओरिजिनल प्राइस विच इज 12। चलो अब जिसके हाथ में कैलकुलेटर है, इम्पॉसिबल उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो आंसर देखिए आपका क्या आ रहा है? इट्स 12 डिवाइडेड बाय, एक्चुअली ओरली भी हो सकता है, 24 विच इज़ नथिंग बट 0.4। दैट ब्रिंग्स मी टू ऑप्शन नंबर ए। ओके, 6th में चलते हैं। एन इंक्रीज इन प्राइस will result in an increase in total revenue if, अगर इंक्रीज इन प्राइस मतलब प्राइस बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, सो इन शॉर्ट एक्चुअली आपका सेल बढ़ रहा है, या समझो एक्चुअली प्राइस बढ़ने पर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो
ऐसा कब होगा? जब आपका कमोडिटी लेस प्राइस सेंसिटिव होगा। यानी कि अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा है 10%, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड उससे कम है, यानी कि लोग इतना परवाह नहीं करते हैं प्राइजेस के चेंज होने का। तो 10% चेंज की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है 2% से। तो जो थोड़े बहुत लोग प्राइस बढ़ने की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, वो नुकसान विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय इंक्रीज इन प्राइस। तो एज सच नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। पीपल लाइक योर प्रोडक्ट, तो दे आर रेडी टू बाय इट इवन एट अ हायर प्राइस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 में जा रही हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ये सप्लाई की बात हो रही है, तो थिंक के शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले है कि तो मार्केट प्राइस तो वो है ही, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो भी होगा, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी होगा। सो नंबर ऑफ बायर्स का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ बायर्स मैटर करता ही है, ऐसा नहीं है। तो प्रोबेबली कम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें भी खरीदते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें भी खरीदते हैं। सो नंबर ऑफ बायर्स का इतना ज़्यादा असर उस पर नहीं पड़ता है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ दीज विल हैव हाईली इन इलास्टिक सप्लाई, बेहद इन इलास्टिक सप्लाई। हम ये पढ़ चुके हैं कि वो पेरिशेबल गुड्स के केस में होता है, जैसे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फिश हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में हूं मैं। द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज Sx is equal to 5px plus 3, where px stands for price and the quantity supplied corresponding to the price of 2 will be। तो आपको क्वांटिटी सप्लाइड ढूंढनी है, कुछ नहीं, अब सिंपल सब्सटीट्यूशन होता है। Sx विल बी इक्वल टू 5 इंटू px, तो px का वैल्यू मेरे पास है 2, प्लस ये 3 एज इट इज, प्लस ये 3 एज इट इज, तो ये आंसर आता है 30, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स में जाते हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट। चल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज, अब रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड पूछा है। ये क्लियरली इनवर्स होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, एंड वाइस वर्सा। अब सेकंड में देखते हैं। इफ 2 और मोर गुड्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द सेम वांट, सेम वांट यानी कि मुझे अगर यहाँ से ऑफिस तक पहुँचना है तो मैं कार लेके जाती हूँ। अब ये कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन का क्रक्स ये है कि कार एंड पेट्रोल के बारे में बात हो रही है, एंड कार एंड पेट्रोल क्लियरली आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इफ द इनकम राइजेस द डिमांड विल ड्रॉप, या फिर डिमांड विल डिक्रीज। ऐसा क्यों? अगर मेरा इनकम ज़्यादा बेटर आ रहा है तो मैं गंदी क्वालिटी के गुड्स क्यों खरीदूंगी? मैं बाटा से नाइकी में शिफ्ट हो जाऊंगी ना, एज सिंपल एज दैट। सो इट विल डिक्रीज। फोर्थ, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन अदर थिंग्स इट्स कॉल्ड एज, ओके, इंक्रीज डिक्रीज में शिफ्टिंग होती है, एंड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। सो क्लियरली इसका मतलब है शिफ्टिंग कर्व होगा। चलो अगला है फिफ्थ, टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब आउटले का इन द फर्स्ट प्लेस मीनिंग एक्सपेंडिचर होता है, तो टोटल आउटले मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब जा रहे सिक्स्थ में, मोनोपोली फिक्सेस फ्यूअर प्राइजेस इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक। मोनोपोली अपने प्राइजेस कंपैरेटिवली लो रखेगी अगर आपका डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, यानी कि चेंज होने का चांस है। तो अगर इन इलास्टिक है तो वैसे भी आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। फिर 7, there is no possibility to postpone the consumption of a commodity, then the elasticity is obviously less। अगर आपको याद है तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको बीपी या डायबिटीज़ है तो इसका पोस्टपोनमेंट इम्पॉसिबल है, तो कोई कॉस्टली बेचे या सस्ता बेचे, यू विल हैव टू बाय दोज मेडिसिन्स बिकॉज यू विल नॉट सर्वाइव विदाउट दीज मेडिसिन्स। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, कम होता है। सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। अगर आपको याद है मैंने समझाया था कि एक लेवल के बाद योर लेबर, सिंस दे आर नॉट एम्बिशियस, they will definitely not put in any more efforts. Laborers are not that ambitious, so even if you pay them more money, they are not interested in working more. So backward bending here. Next, if supply curve is parallel to x-axis, then the supply is, अब supply curve आपको चाहिए parallel to x-axis, यानी कि ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो इवन इफ देर इज़ नो चेंज इन प्राइस, द सप्लाई कैन चेंज टू एनी एक्सटेंट। तो एनी एक्सटेंट का मतलब क्या है, इट्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव सप्लाई, तो इट इज़ इन्फिनिटी। सप्लाई इज इनफाइनाइट या अनलिमिटेड, ऐसा भी बोल सकते हैं, या वेरी वेरी सेंसिटिव। सो 9th के लिए दिस इज द ग्राफ, एंड यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, बट ठीक है। 10th, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व विल बी अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये ऐसा ही दिखता है, क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड दोनों के लिए ग्राफ सेम ही होगा। सो ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। सो ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, इवन इफ द प्राइस इज नॉट चेंजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड अगर चेंज होता है तो दोनों के इलास्टिसिटीज क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। सो द ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब चलते हैं ट्रू या फिर फॉल्स में। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिज़ायर। हाँ, ऑर्डिनरी लैंग्वेज के लिए ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख के स्मार्ट हो गए ना इकोनॉमिक्स में, बट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में येस पीपल थिंक डिमांड इज डिज़ायर, तो दिस पर्टिकुलर वर्ड इज चेंजिंग द गेम पूरी तरह से। ओके, सेकेंड, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, क्योंकि जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, बिकॉज आपका परचेसिंग पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। थर्ड, कंज्यूमर टेस्ट एंड, एक मिनट, कंज्यूमर टेस्ट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड। Yes, definitely it can be a main driver in demand, so it's true. The change in demand due to change in price is known as extension of demand. This is very much true. यहाँ पे ज़रा केयरफुली देखिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ। तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, वो होगा शिफ्ट इन डिमांड, है ना। मैंने पूरा रिवाइज करवाया है, एक बार पीछे जाके देख लीजिए। चलो, in case of exception of law of demand, the price demand curve slopes downwards from left to right. तो fifth is very much false. In case of regular
लॉ बीइंग फॉलोड, ग्राफ ये दिखाता है वेयर देर इज अ निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, जैसे लग्जूरियस गुड्स जहाँ पे प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, उस केस में यू विल हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, तो ग्राफ रादर पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए ऐसा आएगा. सो इट इज रादर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स नहीं अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो फिफ्थ वन इज फॉल्स. Sixth, comfort goods have more elastic demand. So यहाँ पर मैं मॉड्यूल में आपको दिखा दूँ, there is a clear sentence written, comfort goods have unitary elastic demand. नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में comfort goods have यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ये फॉल्स हो जाएगा. 7, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ड्यू टू इलास्टिसिटी, ये ट्रू है. 8, सप्लाई कर्व इज इन केस ऑफ लैंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब सप्लाई कर्व इन केस ऑफ लैंड, यहाँ पर ना प्राइस चाहे कितनी भी चेंज हो, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ लैंड, और इसीलिए सप्लाई इन इलास्टिक है, और इन इलास्टिक होने पर सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, सो ये भी है फॉल्स, रादर ये है फॉल्स. द प्रीवियस वन वाज ट्रू. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत डिटेल में बात करी है, सो वहाँ पर वो और भी क्लियर हो जाएगा. 9th, if there is more decrease in supply and less decrease in demand, then the quantity decreases and the price rises. Okay, करके ही देखते हैं. So this is my existing supply and this is my existing demand curve. So क्या है? More decrease in supply. So decrease in supply will shift the graph downwards. तो ज़्यादा डिस्टेंस लिया. और लेस डिक्रीज इन डिमांड, एंड डिक्रीज इन डिमांड विल शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड्स. मैंने आई होप याद है आपको, मैंने ये लिख के दिया है. तो क्या हो गया देखते हैं. ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, और ये नया प्राइस है और ये नई क्वांटिटी है. सो देखते हैं. देन क्या दिया है, क्वांटिटी डिक्रीजेस. सो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं. देर इज मोर डिक्रीज इन सप्लाई एंड लेस डिक्रीज इन डिमांड, देन द क्वांटिटी डिक्रीजेस एंड द प्राइस राइजेस. करके देखते हैं. सो दिस इज सप्लाई एंड डिमांड कर्व रिस्पेक्टिवली. ये ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी. अब नया ग्राफ निकालेंगे. क्या है नए ग्राफ के लिए? देर इज मोर डिक्रीज इन सप्लाई, तो डिक्रीज इन सप्लाई विल शिफ्ट सप्लाई कर्व अपवर्ड्स. सो देर इज मोर डिक्रीज एंड लेस, मोर डिक्रीज इन सप्लाई एंड लेस डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड कर्व विल शिफ्ट द डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स. सो ये यहाँ D1 है. सो दिस इज माई न्यू इक्विलिब्रियम. ये है नया प्राइस और ये है नई क्वांटिटी. तो उसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी में डिक्रीज होता है. यस, ये कम होता नजर आ रहा है, एंड प्राइस बढ़ चुका है. वेरी वेल. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू. चलो, अब आखिरी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. सो लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है? वो मार्शल ने दिया है. सो इट्स I. सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये आपको नजर आएगा बिकॉज ऑफ डिमांड कर्व. थर्ड इज सुपीरियर गुड्स.
this is clearly driven by income and hence income demand. Higher is the income, higher are the number of superior goods demanded. Fourth is contraction of demand. ये होगा मूवमेंट ऑन कर्व. डिक्रीज इन डिमांड विल होगा शिफ्ट ऑफ कर्व. तो वो देखते हैं कहां पर है. ये शिफ्ट ऑफ कर्व, तो ये जे आएगा. अगला है सिक्स्थ, ड्यूरेबल गुड्स. डिमांड कंपैरेटिवली इन इलास्टिक होता है, पेरिशेबल गुड्स के लिए इलास्टिक होता है. सेवंथ, यूनिटरी इलास्टिक डी कर्व. ये इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन शेप. Eighth is business decision. So that is nothing but based on elasticity of demand. ये एक point है उधर. Ninth is supply. Clearly it is driven by government policies. And elasticity of supply is obviously एक ही बचता है, तो आपको पता है क्या है. So I hope this chapter is clear. Here ends the second chapter. So thank you so much for now and all the best.